बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल अपडेट्स के आज के इम्पोर्टेंट सेशन में मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन एक बड़ा कॉमन इशू पर होगा कि जनरल पब्लिक का कंसर्न इनकम टैक्स के हवाले से जब पड़ता है तो वो ये तक नहीं जानते कि फाइलर और नॉन फाइलर किसे कहते हैं। मेरी डे टू डे रूटीन के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं। हमारा जो ऑफिशियल वर्क होता है उस दौरान जब हम अपने किसी क्लाइंट को टैक्सेस के हवाले से बात करते हैं तो बात होती है कि पूछा जाता है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। तो वो बेचारे जानते ही नहीं कि फाइलर किसे कहते हैं और नॉन फाइलर किसे कहते हैं। बेसिकली तो ये हमारा एजुकेशनल सिस्टम के अंदर थोड़ी सी अपडेशन की ज़रूरत है कि वहाँ पर जहाँ माशरत के लोग पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, जनरल साइंस पढ़ाते हैं, एवरीडे साइंसेस पढ़ाते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जर्नलिज्म है और दीगर सब्जेक्ट हैं, लेकिन बदकिस्मती से कानून का सब्जेक्ट नहीं है। मेरी सजेशन ये है हुकाम वाला तक इस प्रोग्राम की तवसत से मैं ये भी पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि कम अज़ कम प्राइमरी के बाद 6 से लेकर 10 तक और इंटरमीडिएट के अंदर कानून के हवाले से एक बुनियादी मजमून होना चाहिए जिसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात हो, हमारी जिम्मेदारियों की बात हो, पीपीसी की बात हो, कि कम अज़ कम हमारे माशरे में डेवलप होने वाला नौजवान अपने कानून से आगाही तो रखता हो। लाजमी तो नहीं कि स्टूडेंट लॉ के फील्ड में जाए, एलएलबी करे, एलएलएम करे, लॉ की तरफ आए, और जो शख्स अपनी माशरती ज़िंदगी के अंदर कानून से वाकफियत रखता है उसकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ होती है, बड़ी सिस्टमेटिक होती है। पर एनी बात फाइलर और नॉन फाइलर की चल रही है, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे फाइलर और नॉन फाइलर का। बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो शख्स एफबीआर में रजिस्टर्ड होता है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको एनटीएन एलोकेट हो जाता है। एनटीएन एलोकेट होने के बाद वो पर्सन अपना गोशवारा भरता है। गोशवारे को कहते हैं कि आमदन क्या है, एक्सपेंस क्या है, बचत क्या है, असासे क्या है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आमदन की। आमदन नौकरी के ज़रिए भी हो सकती है, मुलाजमत जॉब के ज़रिए, बिजनेस के ज़रिए, ट्रेडिंग के ज़रिए, आईटी के ज़रिए भी हो सकती है, जो फ्रीलांसर्स हैं, और पार्ट टाइम बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो ब्रोकरेज है, जो प्रॉपर्टी डीलरशिप के ज़रिए आमदन आती है, एनी सोर्स, कोई भी सोर्स आपका हो सकता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हर सोर्स को देखता है। आपकी बाहर से आमदन जो है, बाहर के आपकी जो फॉरेन इनकम है, फॉरेन रेमिटेंस है, किसी भी तरह से आपकी आमदन आ रही है वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। एक्सपेंसेस में आपके पर्सनल एक्सपेंस हैं, आपके बिजनेस एक्सपेंस हैं, आपके ट्रेडिंग एक्सपेंस हैं, वो तो बिजनेस में से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पर्सनल एक्सपेंस में आ जाता है कि आपके मिसलेनियस फैमिली एक्सपेंस क्या है, डे टू डे आपकी ग्रॉसरी एक्सपेंस है, फूड है, क्लॉथिंग है, वो मिसलेनियस में आ जाएंगे। फिर आपके एजुकेशनल एक्सपेंस हैं, हेल्थ एक्सपेंस हैं, गेट टुगेदर है, पब्लिक हेल्थ है। उसके अलावा आपके पास जो आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं उसके एक्सपेंसेस हैं, आपके बिजली है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, मोबाइल है। हर मद में आपके एक्सपेंसेस जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं। उनके आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं, व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंस हैं। तो एफबीआर हर तरह से वो अलग-अलग सेगमेंट्स में इनको कवर करता है। इसके साथ फिर आपके पास आ जाता है कि अब आपके एक्सपेंसेस ये हो गए हैं और आपकी आमदन ये थी, इस साल की आपकी ये सेविंग आ गई। अब आपकी आती है प्रीवियस ईयर के असासे, एसेट्स के हैं। उसमें आपके पास जो एसेट्स आपके परचेज्ड हैं, जो आपको इनहेरिटेंस विरासत के जरिए आए हैं, या आपको गिफ्ट मिले हैं, या आपको किसी ने तमलीक दिए हैं, किसी भी तरह से जो आपने एक्वायर किए हैं, वो सब के सब उसमें आ जाएंगे और इस चीज़ का नाम गोशवारा होता है। बाय लॉ आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपके एक्सपेंडिचर, आपकी सेविंग और आपके असासेजात,
ये मेंशन करना गोशवारे का बुनियादी अज्जा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास सिलसिला जो है वो कानून के दायरे से बाहर बचने के चक्कर में रहता है हर बंदा, और गाइड करने वाले दोस्त भी ऐसे ही करते हैं। और वो दोस्त प्रोफेशनल नहीं होते, नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर चलाना जानते हैं। एफबीआर के साइट पे जाकर अपनी कुछ न कुछ वर्किंग करके वो कुछ काम सीखते हैं और उसके बाद वो अपनी दुकानों पर बोर्ड लगा देते हैं, आपको सस्ता फाइलर बनाते हैं। क्या कहते हैं? सस्ता फाइलर बनाते हैं। अब सस्ते फाइलर की कहानी सुन लें। अमूमी तौर पे सस्ता फाइलर कौन बनता है? वो बनता है जो जमीन का इंतकाल लेने गया था या बेचने गया था, रजिस्ट्री कराने गया, आगे जाकर पता लगा जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 236C के तहत फरोख कुनिंदा ने टैक्स भरना है। कहते हैं कि कोई रास्ता दे। वो कहते हैं आप फाइलर बन जाए। कि फाइलर क्या होता है? वो जी आप अभी 1500 दे, आपको फाइलर कर देते हैं, आप अभी 2000 दे, आपको फाइलर कर देते हैं। उसमें से होता है कि अमूमी तौर पे ऐसे लोग जो होते हैं वो क्योंकि रेगुलर टैक्स पेयर नहीं होते, रजिस्टर्ड इनकम टैक्स के टैक्स गुजार नहीं होते, गोशवारे दाखिल नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है जी। उन्हें सब्ज बाग दिखाया जाता है कि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आपको टैक्स पड़ने वाला है 4%, आपको फाइलर कर देते हैं, आप 2% टैक्स भरेंगे। अब एक पर्सन जिसने मिसाल के तौर पे 20 लाख की जायदाद बेच रहा है, 20 लाख की जायदाद पे 4% बनता है 80,000 रुपए, जबकि फाइलर होने की सूरत में उसने 40,000 रुपए पे करने हैं। उसको कैलकुलेट करते हैं कि यार तुम्हारा 40,000 वहां से बच जाएगा, 2,000 यहाँ से बच जाएगा, 38,000 बच जाएगा। इसी तरह से बड़ी अमाउंट है, 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, तो कहते हैं जी आपको यहाँ पर 1 लाख की सेविंग आ जाएगी, 2% की सेविंग 1 लाख बनती है। अब वो क्या करते हैं? उसके साथ बड़ा जुल्म करते हैं, उसको प्रॉपर गाइड नहीं करते कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, 181 उसका फिल होना चाहिए फॉर्म, फिर उसके बाद उसका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर होना चाहिए, उस शख्स का एक्सपेंडिचर डिटेल होनी चाहिए कि आप में बच्चों के एक्सपेंसेस क्या है, फैमिली एक्सपेंसेस क्या है, एजुकेशन क्या है, हेल्थ के एक्सपेंसेस क्या है, डे टू डे किचन एक्सपेंसेस क्या है, आपकी व्हीकल मेंटेनेंस पे कितना एक्सपेंसेस है, ट्रेनिंग पे कितना है, आपने फॉरेन ट्रेवल किया उस पर क्या एक्सपेंसेस है, कहाँ का आपने टैक्स पे किए, और बहुत सारे एडजस्टेबल टैक्सेस जो है वो अकोमोडेट हो जाते हैं। आपने गाड़ी परचेज की, मोबाइल के अंदर आपने टैक्स पे किया, वो एडजस्ट हो जाता है। आपने बिजली के कमर्शियल बिलों में टैक्सेस पे किए, वो एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, उनके अगेंस्ट आप प्रॉपर अपनी आमदनी शो कर सकते हैं। लेकिन नॉन क्वालिफाइड लोग, नॉन प्रोफेशनल लोग, ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब वो 1,000 का चालान भरा जाएगा एटीएल सरचार्ज, और उसके बाद वो 200, 300, 500 अपनी जो है वो जुगाड़ लगाने के करते क्या है? आमदन भी ज़ीरो, असासे भी ज़ीरो, एक्सपेंसेस भी ज़ीरो, और उसके बाद एफबीआर जाने और कल का क्लाइंट जाने। तो फिर वही होता है कि लोग बड़े परेशान होते हैं। अच्छा, एक और जुल्म करते हैं, लोगों कहते हैं जी किसी जीमेल की ज़रूरत नहीं है, आपके किसी मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर पे अपना किसी डाल दिया, किसी दोस्त का डाल दिया, वहाँ बैठे किसी मुंशी का डाल दिया, किसी राहगीर का डाल दिया, उसी पे जीमेल बनाया। अब कल्पना को, जो बंदा किसी कंसल्टेंट के पास जाता है, जाकर अपना प्रॉब्लम बताता है कि मेरे पास तो नोटिस आ गया, मेरा प्रॉब्लम है, मैं फाइलर हो रहा था, मैं नॉन फाइलर हूँ, तो वो प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट जब उसके प्रोफाइल में जाता है और वहाँ जाकर देखता है प्रोफाइल इंक्वायरी में, तो वो एक ऐसा नामालूम सेल नंबर होता है और नामालूम जीमेल होती है, जिसका कोई सर ना पैर ना उसके इल्म में ना, क्योंकि वो एक लेमैन था, उसको पता ही नहीं था। उसको उन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइलर करने के लिए वो अपनी तरफ से फेक चीज़ें डाल दी, और अब वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। इसलिए पहला प्रॉब्लम तो उसको आरटीओ से अपने पासवर्ड रिकवरी की सूरत में पेश आ जाती है। और फिर उसके बाद आपको सूरत हाल का पता है, पहले मोबाइल नंबर था, अगर किसी का मोबाइल नंबर पर्सनल लगा तो उस पर जाता था। अब ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों चाहिए होते हैं रिकवरी के लिए।
FBRRS की पासवर्ड रिकवरी के लिए प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने के साथ आगे फिर उसके असासे कुछ नहीं है, उसके एसेट्स कुछ नहीं है, उसके एक्सपेंसेस मेंशन नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं होता। तो ऐसे लोग प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं कि वो एक टैक्स बचाने के लिए जब वो गए थे, ठीक है चलो टैक्स बचाने का राइट है, लेकिन एक लीगल वे में फाइलर होना चाहिए। और लीगल वे में फाइलर होने के लिए हमें किसी कंसल्टेंट जो कानून जानता हो, जो आपके साथ किसी मसले के शिकार आपको ना होने दे, उस शख्स के पास जाएं। ऐसे जुगाड़ी के पास ना जाएं कि जो आपको जस्ट प्रॉब्लम के अंदर धकेल दे। और फाइनल उस बंदे कहते हैं जिसकी सारी चीज़ें प्रॉपर मेंशन होती हैं। और नॉन फाइलर वो होता है जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, और ना ही उसकी इनरोलमेंट है, ना उसके सासे भरे हैं, ना उसके गोशवारे हैं, ना उसकी अदर डिटेल्स हैं। तो दोस्तों आज उम्मीद है कि फाइलर और नॉन फाइलर का कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज़ जो ये है कि जो ख़रीदार है ज़मीन का, वो किस चक्कर में फाइलर होता है कि रिसेंटली जो 30 जून तक का स्टेटस चल रहा है, 30 जून के बाद जो नए बजट के अंदर हमारी चीज़ें डिस्कशन में आ रही हैं, होपफुली टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम क्योंकि आज जून में बैठे हैं, 11 जून की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बिहार की तरफ से जो एलोकेटेड पॉलिसी है, खरीदार ने, नॉन फाइलर ने 7% टैक्स भरना है और फाइलर परचेजर ने 2% भरना है। अब वो 5% की कैलकुलेशन है। लेट्स सपोज हम वही बात करते हैं कि 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर है तो 50 लाख की प्रॉपर्टी पर 5% 2.5 लाख रुपए बनते हैं। बड़ा हैंडसम फिगर है। तो 50 लाख की प्रॉपर्टी कोई मान ही नहीं रखता। मैं यहाँ केरलपक्का शहर की अगर बात करूँ, हमारे पास बड़ा ये रिमोट एरिया है, एक जनूबी पंजाब का बड़ा पसमानदा इलाका है। यहाँ पर इनसाइड सिटी गलियों के अंदर 4,95,000 रुपए डीसी वैल्यूएशन रेट है। और ये रेट क्यों निकले? इस रेट पे जमीन नहीं बिकती। हमारे करता धरता जो है, हमारे इनदाता जो बैठे हुए हैं दफातर के अंदर, दे डोंट रियलाइज द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते। वहीं बैठे कैलकुलेशनें करते हैं, हर दफ़ा 50,000 60,000 रुपये बरले का रेट इंक्रीज करके वो लगा देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की टीम जो है, कनगो, गिरदावर, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सारे लोग बंद कमरे में बैठ कर असेसमेंट करते हैं और उसके बाद वो उसके डीसी वैल्यूएशन निकाल कर डीसी साहब के सामने पेश करते हैं, जिसको डीसी साहब पास ऑन करके पीआईटीबी को भेज देते हैं और वहाँ पर वो ऑनलाइन एंट्री हो जाती है। उसी में इंतकालात होते रहते हैं। हालांकि इस पे भी जो है वो बड़ा लाइल्मी का मुजाहरा किया जाता है। पब्लिक को इल्म नहीं है ना, बेसिकली किसी चीज़ का, अपने राइट्स का इल्म नहीं है। अभी होता ये है कि जब डीसी वैल्यूएशन बनती है, ये इसी जून में बनती है, जो आजकल डेट्स चल रही हैं, इसमें कैलकुलेशन सारी हो रही हैं। अच्छा, बाई लॉ तो ये है कि जब ये डीसी वैल्यूएशन टेबल बन जाता है, इसको डिस्प्ले किया जाना चाहिए किसी रेवेन्यू ऑफिस में। वहाँ पर लोग आकर उसको देखें, अगर कोई एतराज़ात हैं, एतराज़ात दाखिल कराने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इससे कुछ खामोशी से हो जाता है। न वहाँ पर नोटिस चिस्पा किया जाता है, ना वहाँ पर शेड्यूल चिस्पा किया जाता है, ना वहाँ पर कोई समात होती है, ना कोई जाता है, ना कोई बताता है, और चुप करके साइन होकर 1 जुलाई को लागू हो जाता है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, अक्सर जुलाई के 15-20 दिन और तकरीबन जुलाई का पूरा महीना उसी अपडेशन में गुजर जाता है कि अब पीआईटीबी वालों ने नहीं चढ़ाया, अभी ऑनलाइन नहीं आ रहा। वो एक महीना जो है वो इसी प्रॉब्लम में गुजर जाता है। बहरहाल किस किस इशू पर बात करें, आज हम अपने टॉपिक पर रहेंगे कि हम फाइलर और नॉन फाइलर जो है क्या होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एक शख्स सिर्फ रजिस्ट्री के पैसे बचाने के लिए फाइलर हो रहा है, तो क्या उसको फाइलर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मेरी ज़ाती राय ये है कि उस शख्स को फाइलर नहीं बनना चाहिए। उस तरह का फाइलर नहीं बनना चाहिए कि 0-0 कर दे। हाँ, अगर वो फाइलर बनना चाहता है, एक जिम्मेदार शख्स बनना चाहता है, तो फिर आए, किसी लीगल कंसल्टेंट के पास आए, किसी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स के पास आए और आकर अपने तमाम असासेजात, अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ज़मीन, खरीदारी की ज़मीन, विरासती ज़मीन, गिफ्ट शुदा ज़मीन, व्हाट्सएवर जो भी उसके पास है, कैश इन हैंड है, प्रीशियस पोजेशन है,
या जो कुछ भी उसके पास है वो अपना सब कुछ वेल्थ स्टेटमेंट में डिस्प्ले करे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम दिखाए, अपने एक्सपेंडिचर दिखाए, और जो उसका लायबल टैक्स बनता है वो भरे। हमारे यहाँ मोस्टली जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं हमारे एरिया के, उनके लिए तो बड़ी आसानी है। एक ख़ास लिमिट तक टैक्स की छूट है, उसके बाद उनका सुबाई टैक्स होता है, उसके बाद 8 लाख तक 1000 है, उससे आगे 2000 है। इस तरह से मुख्तसर से नॉर्मल टैक्स के साथ वो अपना प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने एफबीआर के 236C और 236K के तहत होने वाले टैक्सेस जो लागू होते हैं उनके हवाले से बात की है, फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से बात की है। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहा होगा, और उम्मीद है कि आपको आने वाले दिनों में फ़ायदा देगा जब आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। अच्छा, एक ज़िमनन बात करता चलूँ कि कुछ लोग लाइलमी का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को फाइलर कर देते हैं। असल में हमारे यहाँ तो ट्रेंड है ना कि जाते हैं लोग, जो शख्स रजिस्ट्री का काम करता है उसे कहते हैं कितने पैसे हैं, वो बनाता है, नॉन फाइलर के पैसे सारे पैसे उसके हवाले किए। अब उसकी मर्जी कि आपको चुप करके फाइलर कर दे, नॉन फाइलर कर दे। मेरी एफबीआर से एक गुजारिश है कि बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन की जाए, तब जाके इस प्रॉब्लम से पब्लिक जो है वो छुटकारा पा सकेगी। एक शख्स के इल्म में नहीं होता कि वो फाइलर बन गया या नहीं बना। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि हम फाइलर नहीं है। जब हम उनका आईडी कार्ड एफबीआर की साइट पर जाकर एंटर करते हैं तो पता लगा ये इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। प्रोफाइल इंक्वायरी में जाते हैं, किसी का मोबाइल नंबर नामालूम लगा होता है, कोई जीमेल नामालूम लगी होती है, और वो बड़े दिनों से फाइलर हुआ होता है। और वो सोचता चला जाता है कि मैं तो यार कहीं हुआ नहीं, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया। तो एफबीआर के हुकाम बाला से मेरी गुजारिश है कि सिस्टम को ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाए जिस तरह नादरा में जाते हैं थंब लगता है, थंब वेरिफिकेशन के जरिए नादरा में सिस्टम बना दिया जाए कि एक एप्लीकेंट जाए कि आई वांट टू बी फाइलर, और उसको वहां पर उसका जो है थंब लगने के बाद उसको जो है वो परमिशन दी जाए कि नो ही कैन बी फाइलर, ताकि उस शख्स की नॉलेज भी तो हो कि मैं फाइलर हूँ। अब हमारे माशरे की काली भेड़ें उस शख्स को अच्छी खासी रकम बचाने के लिए, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि खरीदार से अगर किसी ने 2.5 लाख रुपए टैक्स की मद में ले लिया, 2.5 लाख नहीं 3.5 लाख, 7% है, 50 लाख की प्रॉपर्टी की शख्स ले रहा है, और उसने किसी एजेंट को 3.5 लाख रुपए एफबीआर टैक्स की मद में दे दिए, 236K की मद में 7%। अब वो शख्स क्या करेगा? 1000 रुपये का चालान भरेगा, बंदे को फाइलर कर देगा, और उसके बाद उसने 2% का 236K बनाना है और उसकी पे कर देनी है। पीछे बच गए 2,49,000 रुपये का गबन जो है वो आराम से हो जाएगा, और बंदा एफबीआर में रजिस्टर्ड हो जाएगा, और सारी ज़िंदगी के लिए फिर वो एफबीआर के शिकंजे से बाहर नहीं निकल सकेगा। कि किस तरह से 50 लाख की प्रॉपर्टी ली और 0-0 करके लेने के बाद आप आज एक दिन पहले आप कहते हैं आपकी आमदन 0 है, अगले दिन आप जाके 50 लाख की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर चंद माह बाद फिर प्रॉपर्टी ले लेते हैं। आप कहते हैं मेरे पास असासे कोई नहीं, प्रॉपर्टी कोई नहीं, चंद दिनों बाद जाके आप 2 कनाल का रकबा बेच देते हैं, 2 एकड़ रकबा बेच देते हैं, 2 मुरब्बी रकबा बेच देते हैं। कहाँ से आया? कौन इसका जवाब देगा? दोस्तों, अपने राइट को पहचाने, अपने हक को पहचाने, अपनी माशरती, अपनी सोशल, अपनी लीगल जिम्मेदारियों को पहचाने, और इन काली भेड़ों से बचकर जब भी कभी कोई टैक्स का हवाले से कोई भी लीगल सर्विसेज की बात हो तो किसी लीगल कंसल्टेंट से रब्ता करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।